हेडिंग डालेंगे हीट ट्रांसफर, बेहतरीन और कमाल की कहानी। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, उष्मा संचरण। उष्मा संचरण ये क्या होता है सर? मैंने कहा उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो तरीका है, उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं क्या? हम उष्मा संचरण बोलते हैं, हीट ट्रांसफर बोलते हैं। क्या कहानी क्लियर है? हाँ कि ना? अरे बोलो, क्लियर है? उष्मा संचरण। आ जाओ भाई, अब बात करते हैं क्या? उष्मा संचरण की। देखो, उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, कितने तरीके से उष्मा संचरित हो सकती है? कौन कौन बताएगा भाई? किन किन को थोड़ा थोड़ा याद है? बोलो भाई। 3 तरीके होते हैं जिससे उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मैंने कहा पहला तरीका है जिसको बोलते हैं चालन विधि, चालन। दूसरा है सहवन, और मैंने कहा तीसरा है विकिरण विधि, विकिरण। उष्मा का संचरण 3 तरीकों से होता है, चालन से होता है, सहवन से होता है, विकिरण से होता है। चालन क्या होता है, सहवन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं, एकदम जीरो से हीरो की कहानी होगी। मैंने कहा चालन का मतलब है जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, पर वो माध्यम के जितने भी पार्टिकल हैं, माध्यम के जो कण हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। जैसे मान लो कि मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल है, हाँ, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अब मैं अगर मान लो कि आपको मॉड्यूल देना चाहता हूँ, ठीक है सर मॉड्यूल दे दीजिए आप। तो मॉड्यूल देने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि सारे मॉड्यूल का बंडल उठा के लाऊं, आगे वाले को सारा बंडल दे दूँ, उससे बोलो भाई अपना मॉड्यूल रख, पीछे ट्रांसफर कर। फिर पीछे वाला अपना मॉड्यूल रखेगा, पीछे पहुँचाएगा। ऐसे करते करते सारे मॉड्यूल पूरी लाइन में बट जाएंगे। ये मॉड्यूल क्या है? ये उष्मा, और ये बट रही है, संचरित हो रही है। पर क्या जिसके द्वारा मॉड्यूल बांटे जाते थे वो अपनी जगह छोड़ता है? नहीं, वो अपनी उष्मा रखता है और पीछे ट्रांसफर कर देता है। सेम ऐसा ही होता है चालन के अंदर। माध्यम की जरूरत होती है, मैंने कहा हाँ, कोई ना कोई माध्यम चाहिए उष्मा को संचरित होने के लिए, पर माध्यम अपनी जगह नहीं छोड़ता। सवन क्या होता है? मैंने कहा पानी को गर्म होते हुए देखा है कभी आपने? पानी जब गर्म होता है तो नीचे वाले जो पार्टिकल होते हैं पानी के नीचे वाले जो कण होते हैं, वो छोटे छोटे जो बबल होते हैं वो ऊपर आते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, पानी के कणों को, पानी के जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनको क्या मिलती है? उष्मा मिलती है, तो उनका आयतन बढ़ता है, तो घनत्व घट जाता है और हल्के होके वो ऊपर आते हैं, और उनकी जगह पे दूसरा ऊपर वाला कण जो ठंडा है वो नीचे आता है। हाँ, यानी कि अपनी उष्मा लेके वो जगह छोड़ता है। माध्यम की आवश्यकता होती है पर वो अपनी जगह छोड़ता है। चालन में ऐसा नहीं था, अपनी जगह नहीं छोड़ता था माध्यम। विकिरण क्या होता है? विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से हमारे यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है वो किसके माध्यम से आ रहा है? किस विधि के थ्रू आ रहा है? विकिरण विधि के थ्रू ही उष्मा का संचरण हो रहा है। आप ऐसा भी समझ सकते हो क्या कि मान लो कहीं पर आग जलाई हुई है, ऐसे आग जलाई हुई है, देखो आग जलाई हुई है। क्या जलाई हुई है? आग। ऐसे आग लगी हुई है, आग सब जगह लगी हुई है वैसे, है ना? ऐसे आग लगी हुई है। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे एक पंखा चला दो, फैन, फैन कमाल का है ना? ये फैन जैसा ही नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, टेबल फैन है। तो यहां से कोई आदमी अगर इधर खड़ा है, आदमी भी पंखे जैसा ही बना दिया है। ये जो आदमी खड़ा है इसको क्या एहसास होगा अगर यहां से हवा चलती है, हवा चले ऐसे, तो इसको क्या होगा कि जो गर्म हवा होगी वो इस तक जाएगी। ये आग जली हुई है, हाँ। अब कौन से विधि के थ्रू हवा का स्थानांतरण हो रहा है? मैंने कहा 2 विधि है। एक तो है क्या, मैंने कहा जो माध्यम है, हवा के कण गर्म होके कहाँ पहुंच रहे हैं? यहाँ पर, यानी कि हवा के कण उस
उष्मा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो कौन सी विधि? संवहन विधि। हवा के कण भी तो जा रहे हैं, हाँ। और दूसरी क्या? विकिरण विधि। दोनों विधि होगी, पर चालन विधि, मैंने कहा चालन विधि में माध्यम अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो सर फिर चालन विधि का कोई एग्जाम्पल, मैंने कहा सिखाते हैं यार, यही तो सीखने आए हैं। पहली बात, आपको इस बात के लिए इंश्योर होना पड़ेगा कि चालन, उष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। अगर मैं कहूं कि ये हायर टेम्परेचर का स्रोत है, उच्च ताप T हायर, और ये निम्न ताप का स्रोत है T लोअर। हाँ, एग्जाम्पल 1 की बात हो रही है। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक छड़ लगा देता हूं, धातु की छड़ लगा दो, लगा दी सर, लगाओ भाई धातु की छड़ लगाओ, लगा दी है सर धातु की छड़ यहाँ पर हमने। जब धातु की छड़ हमने लगा दी यहाँ पर, अब देखो क्या निर्वात है? मैंने कहा नहीं। माध्यम क्या है? हवा में लगी हुई है ये, हाँ। अब देखो उष्मा का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ होगा, छड़ के थ्रू किससे होगा? चालन विधि, हाँ चालन है। छड़ में क्या होगा? क्या छड़ का कोई भी कण एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? नहीं, वो अपनी उष्मा रखता है, फिर आगे उष्मा को संचरित कर देता है। तो हीट का ट्रांसफर हुआ ऐसे, हीट का ट्रांसफर ऐसे हुआ इसके अंदर से, हाँ, तो वो हो गई चालन विधि। हवा के अंदर से जब होगा तो ये हो जाएगी संवहन विधि, संवहन भी है, हाँ। और विकिरण तो होगा ही ना, माध्यम हो नहीं हो विकिरण को कोई फर्क नहीं पड़ता, विकिरण तो क्या होता ही है। अरे हाँ कि ना, विकिरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, हाँ सर। पर अगर मैं इसी निकाय को, इसी सिस्टम को कहाँ ले जाऊं यार, इसी सिस्टम को निर्वात में ले जाऊं, निर्वात में ले गया, हाँ सर, जहां पर ये हायर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर है, ये उच्च ताप का स्रोत, निम्न ताप है, यहाँ पर छड़ भी नहीं लगी हुई है। तो बताओ कौन सी विधि से निर्वात में उष्मा का संचरण होगा? सिर्फ विकिरण विधि से, सिर्फ विकिरण विधि से। अभी सब लिखा दिया जाएगा, चिंता मत करिए। फिर अगर निर्वात में ही ले जाके आपने छड़ भी लगा दी, सोचो निर्वात में ले जाके आपने क्या लगा दी? छड़ भी लगा दी। ये लो, ये T हायर और ये T लोअर। अगर निर्वात में जाके आपने छड़ लगा दी तो अब क्या होगा? सर विकिरण तो है, हाँ, साथ में चालन भी हो जाएगा छड़ के थ्रू। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि चालन, विकिरण और संवहन में क्या अंतर है। अगर आपको ये बात समझ आई तो फिर लिखते हैं हम चालन विधि को और मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। मैंने कहा या तो चालन विधि से आता है या फिर विकिरण विधि से आता है, संवहन से क्वेश्चन नहीं आता है, न्यूमेरिकल बनता है सॉरी, चालन या विकिरण से। चालन विधि क्या होती है भाई? चालन विधि वह विधि होती है जिसमें क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है, पर माध्यम अपनी जगह नहीं छोड़ता। लिखेंगे माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम अपनी जगह नहीं छोड़ता, माध्यम अपनी जगह नहीं छोड़ता। संवहन क्या होती है? संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम अपनी जगह छोड़ता है, माध्यम अपनी जगह छोड़ता है भाई। चालन, संवहन और विकिरण। विकिरण, अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हो छड़ के द्वारा इसमें, और इसमें पानी का गर्म होना,
वैसे इतने एग्जाम्पल करा दिए, फिर भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और क्या, सूर्य से विकिरण का आना, सूर्य से विकिरण का आना। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगला 11 स्टार ये है। देखो, एक अच्छे बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे काम का है। आपको क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको याद क्या रखना है, किस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, कहां से क्वेश्चन का आना तय है। चालन से और विकिरण से, सवन पे बातें नहीं होगी क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल नहीं बनता है बेटा। क्या कहानी क्लियर है? बेहतरीन बातें, छोटी छोटी सी थ्योरेटिकल बातें थी, इसलिए नोट कर लीजिए इसको। मैं मिटाना स्टार्ट करता हूं मैं इधर से उष्मा संचरण की कहानी। अब उष्मा संचरण में हम पहला स्टार्ट करेंगे चालन विधि, और चालन विधि को स्टार्ट होते ही न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। चालन विधि है कमाल की। और आपको एक बात बताओ, चालन विधि आपको सेम टू सेम लगेगी। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th में पढ़ा हो, है ना। वैद्युत धारा में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा आपने, मतलब वैसा ही, एकदम वैसे ही लगने वाला है आपको। बड़ा आसान सा है, सिंपल है, और लगेगा कमाल का यार। लगेगा भी कैसा? कमाल का लगेगा। देखो इधर हेडिंग डालेंगे चालन विधि। अबे साला चालन विधि क्या है भाई? मैंने कहा सुने सबकी पर करे नहीं, मन की नहीं करनी। चालन विधि क्या होता है सुनो। मैंने कहा हमने क्या किया, एक उच्च ताप का स्रोत लिया। हाँ, अब ध्यान से सुनना, उच्च ताप का क्या लिया? स्रोत लिया। ये उच्च ताप का स्रोत है। हाँ, ये क्या है भाई? ये निम्न ताप का स्रोत है सर, ठीक है। और यहाँ पे एक छड़ लगा दो भाई, इसी कलर की लगा देते हैं, जिसकी लंबाई L है। हाँ सर, और क्षेत्रफल A है। ध्यान से सुनना। क्या आप ये सोच सकते हो कि जो इस छड़ के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप के स्रोत से निम्न ताप की तरफ होगा? ये उच्च ताप है, लिख दे भाई, ये निम्न ताप है। हाँ, L लंबाई है, A छड़ का क्षेत्रफल है। अब इस छड़ में मैंने कहा ऐसे उष्मीय धारा I क्या है बेटा? हीट करंट, उष्मीय धारा, हीट करंट, उष्मीय धारा। धारा का मतलब ये नहीं वैद्युत धारा ही होगा। अरे कोई भी उष्मा अगर प्रति सेकंड बह रही है, यानी कि I बराबर क्या बेटा? dQ/dt। क्यों क्या उष्मा होती है जानते हैं सब? हाँ सर, क्यों उष्मा होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि यार जो उष्मीय धारा है ये किस बात पे डिपेंड करती है? अगर इसको उष्मीय धारा को यहां से यहां जाना है तो ये किस बात पे निर्भर कर रही है? मैंने कहा सुने, मैंने कहा गरम तवे को कभी छुआ है? उंगली से छुओ या पूरे हाथ से छुओ, मजा किस में आएगा? पूरा गरम तवा है एकदम लाल, उंगली से छूने में मजा आएगा कि हाथ से छूने में? हाथ से छूने में एहसास ज्यादा होगा। हाँ, क्यों? उंगली से छूओगे तो क्षेत्रफल तो छोटा सा रहेगा, पर हाथ से छूओगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो उष्मा संचरण बढ़ जाएगा, प्रति सेकंड बहने वाली उष्मा बढ़ जाएगी। आप सोचिए, एक पतला पाइप और एक मोटा पाइप जिसमें पानी बह रहा है, पानी का पाइप देखा है? हाँ, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, प्रति सेकंड 1 सेकंड में बहने वाले पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, यानी कि जो उष्मीय धारा है, उष्मीय धारा वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, यानी कि dQ/dt प्रोपोर्शनल क्षेत्रफल। पर मैं कहूं कि लंबाई का क्या खेल है? मैंने कहा जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, एक छोटी छड़ ले लो, एक बड़ी छड़ ले लो, किस में समय ज्यादा लगेगा? जो बड़ी छड़ होगी
उसमें उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा तो दर घट जाएगी, यानी कि लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/L। दूसरी बात, इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि क्या मैंने कहा पानी के पाइप से भी अगर आप मैच करो, मिलान करो, मतलब वैसा वैसा समझो, तो पानी उच्च विभव से, अरे इधर का दाब ज्यादा होगा इधर का कम होगा तो ऐसे ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा ना, हाँ उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, ऐसा मान सकते हो। फिर भी नहीं मानना तो सुने, उष्मा जाती है उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। हाँ सर, अगर ताप का अंतर ज्यादा होगा तो क्या जल्दी बहाव होगा उसका? अरे उष्मीय धारा क्या ज्यादा होगी? हाँ, मैं कहूं कि तापांतर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है और तापांतर 40 डिग्री सेल्सियस, तापांतर बोला है, ताप नहीं बोला है, तापांतर मतलब TH माइनस TL, उच्च ताप माइनस निम्न ताप। तो जो तापांतर ज्यादा होगा dQ/dt प्रोपोर्शनल क्या, डेल्टा T। जितना ज्यादा तापांतर होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, उष्मा संचरण होगा, यानी कि TH माइनस TL है ये तापांतर। क्या बात समझ में आई है? पक्का? तो मैंने कहा अगर इतनी सारी बातें आपको समझ आ ही गई तो इसको सबको मिला के लिखो भाई, dQ/dt प्रोपोर्शनल A/L इंटू डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो बेटा ये आ जाएगा कितना, मैंने कहा ये आ जाएगा KAL अपॉन डेल्टा T। यार ये I को क्या लिखते हैं हम? सर I तो धारा है, उष्मीय धारा, तो I बराबर KAL इंटू डेल्टा T लिख सकता हूं। हाँ, याद रखना है K क्या है सर? K है चालकता गुणांक, उष्मीय चालकता गुणांक। आपको ऐसा लगेगा प्रतिरोध के जैसा जैसा है। K है उष्मीय चालकता गुणांक, नियतांक है। यह निर्भर करता है कि कौन सी छड़ है, तांबे की है, लोहे की है, सोने की है, चांदी की है, अलग अलग छड़ों के लिए K का मान अलग अलग होगा। एकदम मजे के साथ पढ़िए और एक एक चीज का एहसास करते चलिए, आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने सोचना स्टार्ट किया कि हमने एक चीज पढ़ी थी सर, मैंने कहा क्या, कि एक प्रतिरोध ऐसे होता था। हाँ, यहाँ का विभव V1 और यहाँ का V2 और धारा ऐसे बहती थी I, और ये प्रतिरोध R था, तो I को लिखते थे हर सर हम V1 माइनस V2 अपॉन R या डेल्टा V/R। हाँ लिखते थे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये धारा के केस में लिखते थे, विद्युत धारा वाले में। तो सर यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है कि इस छड़ को मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं कि ये T1 है, ये T2 है, हाँ, और इसका प्रतिरोध RTH है। TH मतलब उष्मीय प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस, और उष्मीय धारा I, तो I क्या लिखोगे आप, T1 माइनस T2/RTH या डेल्टा T/R। मैंने कहा हाँ यही लिखूंगा। तो सर कंपेयर कर लो ना आप, चीजें आसान हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार कंपेयर करो, देखो I ये रहा, इसको इसके साथ जब आप तुलना करोगे, इसको और इसको जब तुलना करोगे दोनों को, तो आपको एहसास होगा इस बात का कि उष्मीय प्रतिरोध की जो कहानी है, उष्मीय प्रतिरोध RTH वो कितना आ गया। मैंने कहा कंपेयर कर बेटा। अरे उल्टा कर दे। क्या आपको ये समझ आया L अपॉन K कैसे आया? नहीं आया हो तो देख ले, I बराबर डेल्टा T अपॉन L/K, ऐसे लिख देना इसको, ये ऊपर जाएगा तो वापस वही बन जाएगा। आ गया सर। L लंबाई है, हाँ, K उष्मीय चालकता है, और A क्षेत्रफल है। क्या बात समझ में आई है? L अपॉन K होता है उष्मीय प्रतिरोध का सूत्र। छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी चमत्कारी बात अभी अपन ने करी नहीं। चालकता क्यों बोला, आपको ऐसा लग रहा होगा वहां तो प्रतिरोधकता होता था या चालकता, मैंने कहा वहां ρL अपॉन A होता था, या L अपॉन K है, ये उल्टा है।
प्रतिरोधकता का 1/k है ये। आप प्रतिरोध के फॉर्मूले पे जब मिलान करोगे तो चालकता इसलिए बोला। समझ आया है? पक्का सोच लो। इतनी सारी बातें आने से पहले हमें और छोटी छोटी बातों का एहसास करना पड़ेगा। ये आराम से देख लीजिए, यहाँ से मिटाना स्टार्ट करूंगा मैं, साथ साथ में कॉपी कर सकते हो आप चाहो तो। देखो डायग्राम बनाइए, ये कॉपी कर लीजिए पूरा, और यहां से हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए, क्योंकि चीजें आपको बहुत आसान लगेगी, और मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप देखो कैसे पढ़ा जाता है फिजिक्स को, जब आप 11th फिजिक्स पढ़ते हो तो बहुत सारे टॉपिक 12th में एज इट इज हूबहू रिपीट होते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कहानी कहाँ रिपीट होगी, मैंने कहा आप वैद्युत धारा पढ़ोगे 12th फिजिक्स के अंदर, सेम टू सेम कहानी रिपीट होगी। हर क्वेश्चन जो वैद्युत धारा में जो सर्किट थ्योरी में कराया जाता है वो यहाँ कराया जा सकता है आपको। हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज, पता नहीं क्या क्या सब बनाए जा सकते हैं बेटा। पर एक्चुअली क्या होता है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो 12th फिजिक्स से पूछता है, वो प्रतिरोध निकालने वाले सब। यहाँ से बहुत कम चांस होते हैं पूछने के, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं करवाया जाता वो वहीं पर करवाया जाता है। पर फिर भी जो जो पूछता है वो तो सब कराया जाएगा। अच्छा, ये बातें हो गई। हाँ, अब हमने जिस क्षण में उष्मा का संचरण हो रहा था, आप ऐसा मान सकते हो जिस पाइप के अंदर धारा प्रवाहित हो रही थी, पानी बह रहा था, ऐसे ही उष्मा बह रही है, उसके बारे में कुछ चीजें सीखी क्या? सुने, उस क्षण के बारे में हम कुछ चीजें सीखते हैं। देखो क्या, उस क्षण का मैं डायग्राम बनाता, उसको थोड़ा 3D विजन देखते हैं अपन, 3D में कैसा खेल दिखता है उसका। अच्छा लगेगा तुम्हें यार? मैंने कहा ये देखो, ये क्षण है। हाँ, अब ये मान लो उच्च ताप पर है TH, और ये TL पर है, क्योंकि ग्राफ बड़ा फेमस है इसका जो पूछा जाता है। मैंने कहा अगर मैं बात करूं कि क्या, मैंने कहा ये देखना ध्यान से, ये एक सतह बन गई इसके अंदर A पॉइंट पर। हाँ, और अगर एक और सतह में बनाता हूं, देखो यहां पर छोटी सी लंबाई के अंतर पर ही मैं एक सतह बना लेता हूं, ये वाली B। यहां का तापमान TA हो गया और यहां का तापमान TB हो गया। हाँ, अगर मैं कहूं कि जब धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, सर धारा ऐसे बह रही है, देखो ऐसे, उसमें ये धारा ऐसे बहेगी उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। हाँ, अगर मैं इसको बहुत छोटी सी लंबाई ले लूं, dx लंबाई, ध्यान देना अब क्या बोलने वाला हूं मैं, ले लो सर छोटी सी लंबाई ले लो, तो आप एक बात बताइए कि हाँ सर, मैंने कहा क्या A और B का तापमान बराबर है? नहीं है, पर A की ये जो सतह दिख रही है आपको, ये वाली सरफेस A की, हाँ, इसके हर जगह का ताप तो बराबर है। हाँ, इस सतह का, ऐसे सतह है ये, हाँ, इनको बोलते हैं समतापीय सतह, समतापीय सतह। अच्छा, A का तापमान अगर मैं T लिखता हूं तो यहां का तापमान क्या लिखूंगा सर? T प्लस dt, पर आपको पता है कि ये ऋणात्मक है, T प्लस dt लिख रहा हूं, पर आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित हो रही है। T प्लस dt क्यों लिखा मैंने, क्या बात समझ आई है? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें उच्च ताप माइनस निम्न ताप करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक ऋणात्मक चिन्ह आएगा। मैं कहूं कि ये जो तापांतर है, यहाँ का तापांतर कितना है भाई? T माइनस T प्लस dt, तो जो तापांतर है वो माइनस dt आ रहा है। माइनस dt लाने के लिए मैंने इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है मैंने T प्लस dt, पर मुझे मन में याद है कि यहाँ का ताप ज्यादा है, यहाँ का कम है। क्या बात समझ आई? ये माइनस क्यों आया? क्योंकि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाओगे ना, इसलिए माइनस आ रहा है। आया समझ में? पक्का?
परेशान होने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान सी चीज है। मैं चाहता था इसको t माइनस डी टी लिख देता और माइनस नहीं करके डायरेक्ट माइनस डी टी लिख देता, और क्या फर्क पड़ता भाई, हमने कैलकुलेशन सेट करने के लिए ये प्लस में लिख दिया, पर हमें मन में याद है कि ये निम्न ताप है, ऊष्मा ऐसे प्रवाहित हो रही है। हाँ, और इस बिंदु पर जो सतह बनेगी उस सतह के प्रत्येक बिंदु का ताप क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी सतहों को बोलते हैं समविभव सतह। 12th में जाओगे समतापीय सतह, 12th में जाओगे समविभव सतह पढ़ोगे, तरंगाग्र पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें आपको कॉमन लगेगी। अच्छा सर, मैंने कहा इस छोटी सी कहानी के लिए हम छोटी सी इसके लिए धारा लिख देते हैं आई। आई क्या होगा, उष्मीय धारा। इस छोटी सी dx लंबाई के लिए उष्मीय धारा क्या लिखोगे भाई आप? सर आई बराबर हो जाएगा dq बाई dt। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है, और क्या सर? के इसका क्या है भाई? के है सर इसका उसमें चालकता गुणांक, ए क्षेत्रफल है। तो लो भाई कर दो सर। देखो के ए बाई डी एक्स, और ये क्या माइनस डी टी। माइनस क्यों आया, क्या बात समझ में आई है? हाँ सर, तो आई बराबर हो गया बेटा, अरे कितना सर, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। इस माइनस को इसी के साथ चलने दो ताकि आपको कुछ बातें और समझा पाऊं मैं। ये माइनस डी टी बाई डी एक्स को बोलते हैं ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होती है ये ताप प्रवणता? सर दूरी लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन। लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन, इसलिए इसको बोलते हैं ताप प्रवणता। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है उच्च ताप से निम्न निम्न ताप की तरफ जा रहे हैं तो ताप घट रहा है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? ताप घट रहा है। ताप क्या हो रहा है? घट रहा है सर। हाँ, तो एक ग्राफ पूछा जाता है। क्या, कौन सा ग्राफ सर? मैंने कहा इसको ऐसे लिख दूं क्या, I इंटू डी एक्स बराबर के ए माइनस डी टी। हाँ, ताप व लंबाई के बीच ग्राफ। देखो, और उस ग्राफ से आप बहुत दुखी रहते हो, है ना? y अक्ष में क्या लिया हमने? तापमान लिया। x अक्ष में हमने लंबाई ली x। तो भाई ये तो y हो गया, y बराबर माइनस एक्स आ रहा है। अरे ये y और ये x हो गया। ये तो सीधी रेखा है पर ढाल ऋणात्मक है सर। लंबाई के साथ ताप घट रहा है। तो जहां पर अगर मैं बात करूं, सुने, ये खेल था ना, यहां बना देता हूं डायग्राम को, क्या दिक्कत है? ये TH, ये TL और ये L लंबाई। हाँ सर, अगर यहाँ का ताप TH है, हाँ, अगर मान लो कि लंबाई यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से L के बीच में, तो यहाँ का ताप कितना है? 0 नहीं है, दूसरे बिंदु का निम्नतम ताप है। यानी कि अगर ये TH है और ये TL है, हाँ, तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ऐसा। क्या कहानी समझ आई है? सीधी रेखा पर ढाल ऋणात्मक, इसलिए ऐसा। और मैं आपसे एक बात कहूं कि ये जो तापांतर है ये रहा यहां पर TH माइनस TL इस L लंबाई के लिए। क्या कहानी क्लियर है? ग्राफ कैसे आता है? ऐसा घटता हुआ। इसकी ढाल क्या बताता है? इसकी ढाल मैंने कहा ताप प्रवणता बताता है। इसकी ढाल क्या होगी? यही तो होगी, dt बाई डी एक्स, माइनस का ढाल है, और इस ग्राफ का ढाल ही तो ताप प्रवणता को प्रदर्शित करता है। हाँ,
क्या अब डर लगेगा? किताबों के अंदर जो ये ग्राफ दिया होता है, ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक चिन्ह, कोई लेना देना नहीं है, बस समझाना था, इस बात का एहसास कराना था कि कैसे क्या होता है, माइनस का चिन्ह क्यों आता है, बहुत परेशान रहता है बच्चा इससे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते उस पर चर्चा होगी। पहले ये कॉपी करिए आप। यहां से मिटाना स्टार्ट करता हूं मैं इसको, प्यारा सा डायग्राम। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं उस पे चर्चा करते हैं अपन। देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन सीखेंगे अपन और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। मतलब पहला ही क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं इसमें आपके लिए, देखो पहला क्वेश्चन में क्या बनाऊं आपके लिए कि छड़ के किसी भी बिंदु का आपसे ताप पूछा जा सकता है। छड़ के किसी भी बिंदु का आपसे ताप पूछा जा सकता है। कोई से भी बिंदु का, छड़ के किसी भी बिंदु का आपसे क्या पूछा जा सकता है? ताप। तो क्या आप डर जाओगे क्या? देखो कैसे पूछेगा क्वेश्चन। देखिए कि मान लो ये डायग्राम बना के बताता हूं आपको क्वेश्चन। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, चिंता मत करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये, छड़ बना दे, पहले बना दो सर। मैंने कहा ये TH है, ये TL है, ये टोटल लंबाई इसकी L है, उसमें ये चालकता गुणांक K है, A क्षेत्रफल है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि क्या कि यहां से x दूरी पर एक बिंदु है P, इसका ताप बताओ। सब दे दिया? हाँ। बिंदु P का ताप क्या होगा? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला बेहतरीन क्वेश्चन। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ऐसा नहीं है मर्जी आए जैसे उठा लिया, एकदम स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद क्या पूछ सकता है सर? मैंने कहा सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी बिंदु का ताप पूछ लेगा। आता है भाई आपको? कैसे सर? मैंने कहा एक बात बताओ, कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि इस पूरी छड़ में धारा नियत रहेगी, पूरी छड़ में। हाँ, मैंने कहा 2 सेक्शन बना लो, यहां का ताप T ले लो। क्या ले लो? T ले लो, जो हमें निकालना है। ये T, हाँ ताप T ले लो जो हमें निकालना है। 2 सेक्शन बना लो कि अगर यहां का ताप T है, ये x है, तो ये दूरी हो जाएगी बेटा L माइनस x, ये लंबाई बची हुई। हाँ, और अगर इसमें धारा I है तो इसमें भी तो I होगी। हाँ, अगर मैं I1 I2 मान लूं तो क्या I1 बराबर I2 रहेगा? अरे प्रति एकांक समय में बहने वाली उष्मा तो समान रहेगी पूरी छड़ में। हाँ, वो तो वही तो कंसेप्ट है। I1 कैसे लिखेगा भाई? I1 कैसे लिखेगा बेटा? सर I1 लिखूंगा मैं K क्षेत्रफल A L x हो गया इनटू उच्च ताप माइनस निम्न ताप TH माइनस T। बहुत बढ़िया। I2 क्या लिखेगा बच्चा? सर KA अपॉन L माइनस एक्स। उच्च ताप अब T है, ये निम्न ताप है, T माइनस TL। अरे यही करता था, दोनों को बराबर कर दे, आंसर आ गया तेरा। आया? इतने आसान क्वेश्चन से डर लगता था, अब बच्चे को बताओ। TH माइनस T K अपॉन L माइनस एक्स T माइनस TL। K ने K को मार दिया, हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको तो क्या मैं ही करूंगा। TX माइनस TLX, इसको भी करते हैं भाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो हमें परेशान करती है, कभी कभी तो करती है सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे। THX माइनस माइनस प्लस हो गया TX, ये TX माइनस TLX। TX से TX तो गया,
ठीक है ना भाई, क्या निकालना है रे? टी निकालना है सर। आप भी क्या चमत्कारी बातें करते हो। मैंने कहा ये THL माइनस THX उधर ले जा, नहीं तो इधर ले जा, उसको इधर लिया। सर देखो THL हाँ माइनस THX हाँ प्लस TLX हाँ बराबर T/L। हो गया भाई मेरा तो। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ यार आ गया। THL अरे आया है माइनस THX। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ वड़बड़ हो जाए तो समझ जाना। ये रहा। क्या कॉमन ओमन लेना यार, डाटा के साथ देगा तुम। आया पक्का, सोच लो। अब देखो, क्या आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दे, डाटा के साथ दे दे, एक डाटा के साथ देखो, एक डाटा के साथ कर लो, कोई बात नहीं, एक डाटा के साथ करेगा मेरा बच्चा, कोई बात नहीं बेटा, एक डाटा के साथ। ये बिना डाटा के साथ हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, डाटा दे देता तो बड़ा आसान हो जाता। सर कल डाटा दे देते हैं, उसमें क्या है देखो। मैंने कहा यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, क्षण है हाँ। यहाँ का बेटा 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 क्यों, 80 ले लो सर, थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। एल की वैल्यू 6 मीटर और के की वैल्यू कुछ भी ले लो यार, 2 ही ले लो, वो तो कट जाएगा। ए की वैल्यू 4 मीटर स्क्वायर, ज़्यादा हो जाएगा यार, 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा इसका यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं लिख रहा, पर लिख दो सर। मैंने कहा ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। के की यूनिट लिखनी है ना, हाँ मीटर डिग्री सेल्सियस। अरे छोड़ो ना यार, क्या यूनिट लिखवा रहे हो तुम, के का मान 2 है, यूनिट निकाल लेना फॉर्मूले से, उससे क्या। 6 मीटर है, कितनी दूरी पर? मैंने कहा L बराबर 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, तापमान बताना है 2 मीटर की दूरी पर। 2 मीटर की दूरी वाले बिंदु पर, बूंदी नहीं है बिंदु है, ताप बताओ भाई। अरे इतना आसान सर, देखो सर KA/2 100 माइनस टी। अब देखो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, KA/ कितना बचा रहे 4, कितना T माइनस 80, आया ही नहीं है। ले ये भी नहीं देता तब भी आ जाता सर, इधर 200 माइनस 2T बराबर कितना T माइनस 80, इधर लाएगा 280 बराबर 3T, तो T बराबर 280/3 9 अथारी, तो बहुत ज्यादा है। 27 1 3 3 93.3 डिग्री सेल्सियस। सही आया गलत आया? सही आया भाई। 100 से ज्यादा आ नहीं सकता, हाँ, और 80 से कम आ नहीं सकता, ये भी तो एहसास करना पड़ेगा। 100 से ज्यादा आ नहीं सकता, 80 से ज्यादा, 80 से कम जा नहीं सकता। कहानी समझ आ गई? क्या किसी भी बिंदु का तापमान निकाल सकते हो भाई, हाँ कि ना? किसी भी बिंदु का। तो ये मिटा रहा हूं इधर से मैं, आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी तो कर ही लिया होगा यार इतनी देर में तो। और ये आपने क्वेश्चन लिखते ही छाप दिया होगा भाई, इसमें क्या था। अब सुने, उसमें प्रतिरोध पे चर्चा करते हैं भाई, उसमें प्रतिरोध पे चर्चा हो भाई तो मजा आए सर। RTH L/K,
एल लंबाई है, ए क्षेत्रफल है, के चालकता है। मैंने कहा अरे वाह। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब क्या है भाई? क्यूब, घन है। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा तुम्हें यार। क्यूब नहीं, घनाभ है, घन नहीं है, घनाभ है भाई। तीनों भुजाएं अलग अलग देंगे तो ही तो मजा आएगा। तो सीखोगे क्या? हाँ, मैंने कहा ये वाली है ए, ये बी है, ये सी है। हाँ, और उसमें ये चालकता के है इसकी। अगर मैं कहूं धारा ऐसे बहे, आई आर टी एच बताओ भाई इसका। अब आप क्या करोगे? लंबाई कितनी, कौन सी लंबाई लोगे? सी लोगे, बी लोगे, ए लोगे? भाई तीन तीन लंबाइयां हो गई। क्षेत्रफल कौन सा लोगे सर? आंसर है एल होती है लंबाई कौन सी? धारा की दिशा में। धारा की दिशा में लंबाई सी है, के तो वही है। क्षेत्रफल, धारा की लंबाई के लंबवत क्षेत्रफल, ये वाला ए बी। आया? लिख लेना। पढ़ते तो बहुत हैं, पढ़ाते भी बहुत हैं। फॉर्मूला रट लेते हैं, एल अपॉन के। पता ही नहीं कौन सी लंबाई लेनी है। इसमें बोल, इस वाले में बोल, आर टी एच लंबाई ए होगी सर, अपॉन के क्षेत्रफल ये वाला, ये सर सी और ये बी, बी सी। बहुत बढ़िया बेटा। आया क्या? लिखे। एल है धारा की दिशा में लंबाई और ए है धारा की दिशा के लंबवत अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। लिख लो। बहुत सुंदर। आया है? अब सुने, पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ेंगे भाई। मान लो आपके पास ऐसा सिलेंडर है और आपको एक बात बताता हूं, सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे विद्युत धारा में, तब तुम मुझे याद कर रहे होगे कि सर ये तो हमें 11th में ही सीख लिया था। ये तो हमने 11th में ही सीख लिया था सर। 12th में तो हम खुद आंख बंद करके कर देंगे। मैंने कहा ये सिलेंडर बेलन है और इसकी ये वाली त्रिज्या देखिए, ये वाली R1 है और ये वाली R2 है। हाँ, और धारा ऐसे बह रही है यहां, बस यहां, अंदर नहीं है, छोटे वाले में। लंबाई L है, चालकता गुणांक K है, प्रतिरोध बता दो। RTH बराबर सर L, तो L ही है, अपॉन के ए कौन सा क्षेत्रफल जिस भाग में धारा है और लंबवत होना चाहिए। हाँ, तो क्षेत्रफल तो यही है सर, ये अंदर वाला हटा दो, यानी कि पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अरे बड़े वाले में छोटा वाला क्षेत्रफल हटा दो, आया ही नहीं है। बातें समझ आने लगी मेरी कुछ कुछ आपको, या मैं ही सीख रहा हूं तो वो भी बता दो भाई। कहानी क्लियर है? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। गोला लो, गोला अच्छा लगेगा तुम्हें, गोला। डरना नहीं है। और गोला देख के डर गए, समाकलन आता है ना, डरना नहीं है। मैंने कहा 2 गोले, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला। छोटे गोले की त्रिज्या वही R1 है और बड़े गोले की त्रिज्या R2 है। धारा ऐसे, उसमें धारा ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे ही बना दो सर सीधी, इनका ऐसे अच्छा लगता है। बालक दुखी है, गोला है, प्रतिरोध बताना है। प्रतिरोधकता तो के है बेटा। तो बच्चे से कहा कि देख तू क्या लिखेगा बेटा, तू लिखेगा यार L अपॉन के। हाँ, अब सर लंबाई समझ नहीं आ रही, लंबाई कौन सी ले? तो गोला है। क्षेत्रफल भी समझ नहीं आ रहा, क्षेत्रफल तो फिर भी 4 पाई स्क्वायर ले ले। पर हम देखेंगे
कि क्या कि सर क्षेत्रफल बदल रहा है। जैसे जैसे लंबाई इधर लोगे ना तो लंबाई भी बदल रही है, तो जब चीजें बदलती तो समाकलन करते हैं। अरे ऐसे जा रही है धारा, फैल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका, यहां से छोटे आर पे जाके डी मोटाई का एक छोटा सा पतला सा गोलीय शेल काट लो, छोटा सा गोला काट लो ऐसे। कितनी मोटाई का? डी मोटाई का। अब आप इस छोटे से पतले से गोले के लिए तो लिख सकते हो, हाँ क्या कि छोटा सा प्रतिरोध बराबर एल। एल कितनी? मैंने कहा धारा की दिशा के लंबवत, धारा की दिशा के अनुदिश, मैंने कहा ये रही डी आर अपॉन के। एरिया मैंने कहा इस पतले गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। मैंने कहा नहीं रुको यार, 1 अपॉन के 4 पाई डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब सर लिमिट मैंने कहा R1 से R2। अब आपको समाकलन नहीं आता है ना? अरे R2 को ऊपर ले जा, R की पावर -2, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अरे इसका तो डायरेक्ट याद रखने का बोला होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1/x होता है। क्यों परेशान हो भाई? 4 पाई के वो मत ले लेना, वो नहीं, मतलब तुम्हें तो पता है उसमें चालकता गुणांक है। -1/r, R1 से R2 सर क्या सबका ये आ रहा है? अगर लिमिट तुम्हें लगानी आती है, सोल्व करना आता है, तो 1/R1 - 1/R2। देखो देखिए आया क्या? डरना क्यों है भाई? भाई फिजिक्स में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्या बनाएगा? समाकलन करवाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। लेकर आ दे, समाकलन आता है हमें। सिंपल पूछ लेगा, लंबाई देखनी होगी धारा की दिशा में, क्षेत्रफल देखना होगा धारा के लंबवत में, है ना? हाँ भाई हो गया, क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए फिर बढ़ते हैं अब अपन आगे, इसको तो मिटा देते हैं, है ना? चलो, कॉपी तो कर ही लिया होगा आपने इधर वाला। तो क्या बात समझ में आई कि सर जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, जो आपने सिखाया है, RTH बराबर L अपॉन के। L वो लंबाई होती है जिसमें उसमें धारा होती है, और जिसकी दिशा में उसमें धारा होती है। A उस उसमें धारा की दिशा के लंबवत क्षेत्रफल होता है सर। और समाकलन करना हो तब भी हमें खेल आता है भाई। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन फिजिक्स में आपके लिए इतना सा बन सकता है। मेरी बात सुनिए, आपको डर क्यों लगता है फिजिक्स से? भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन समाकलन का बन सकता है ना, तो समाकलन को रट दो। समाकलन रटने का मतलब है फॉर्मूले रट दो, अप्लाई कैसे करना है वो सीख लो, तो फिर फिजिक्स आसान लगेगी नीट वालों को। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको फिजिक्स इसीलिए डिफिकल्ट लगती है क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूले भूल जाते हो, प्रैक्टिस करते नहीं हो समाकलन की। अरे फॉर्मूले याद करने और अप्लाई करना आना चाहिए बस, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं बनेगा क्वेश्चन कभी भी। बहुत बढ़िया। अब देखिए छड़ों का संयोजन पे बात होगी। छड़ों का संयोजन, छड़ों का संयोजन क्या? मैंने कहा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन, देखो एक छड़ ये है, हाँ सर, और अरे यार ढंग से बनाओ छड़ को, है ना भाई? बहुत बढ़िया। देखो थोड़े ढंग से छड़े बनाते हैं अपन, कलर वलर चौक लेके बेहतरीन तरीके से। सुने, मैंने कहा एक छड़ ये है, हाँ सर, और दूसरी छड़ ये है, दिखाई दे रही है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि यार इसकी लंबाई L1, इसकी L2 है, K1 A1 K2 A2, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, क्या समान रहेगा? श्रेणी क्रम में सर धारा समान रहेगी, I समान रहेगा। तो आपको नहीं लगता ये श्रेणी क्रम संयोजन जो होता था किसका? प्रतिरोधों का, वही तो है? हाँ सर।
तो सर इसको ऐसे रिप्लेस कर दो ना, ये R1 हो गया, हाँ, ये R2 हो गया, हाँ, और सर R तुल्य, R इक्विवेलेंट तो सर R1 प्लस R2 ही होगा। मैंने कहा हाँ, सेम टू सेम वैसा, क्योंकि धारा समान है। हाँ, अरे भाई आया, हाँ, और R1 कितना है भाई, L1 अपॉन K1A1, R2 कितना है सर, L2 अपॉन K2A2। फिर भी कोई बच्चा कहता है कि ना सर डायरेक्ट मत बताओ, थोड़ा सब समझा दो। मैंने कहा देख देख बेटा देख, यहां पे क्या लगा दिया भाई, यहां का जो विभवांतर है डेल्टा टी है, हाँ सर, विभवांतर मतलब यहां का तापांतर, ये R1 ये R2, धारा समान I। तो ये जो यहां का तापांतर डेल्टा T1 इस छड़ का, इसका डेल्टा T2, तो डेल्टा T को क्या लिखेगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। अच्छा, डेल्टा T1 क्या लिखेगा भाई, सर I इंटू R1, हाँ, प्लस I इंटू R2। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, I समान है और इसको I इंटू R तुल्य, तो आ गया ना बेटा, I से I कट गया यार, R1 प्लस का सर R2। ओहो, आया, अरे वाह यार, आसान हो गया। सर समांतर क्रम में, मैंने कहा समांतर क्रम देखो, समांतर क्रम क्या होगा, मैंने कहा समांतर क्रम ऐसे होगा, 1 2 आपको तो 3 छड़े लगा दो, और ऐसे लगा दी सर हमने 3 छड़े। मैंने कहा ये T हायर T लोअर, L1 K1 A1, L2 K2 A2, L3 K3 A3। हाँ सर, क्या समान होगा सर, तापांतर समान होगा। तापांतर समान, जब तापांतर समान होगा तो एक बात बताइए कि क्या सर धारा असमान होगी, हाँ, I असमान। मैंने कहा हाँ, पूरा बताता हूं मैं, चिंता मत करिए। यहाँ पे I1 ले ले, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, ठीक है भाई, सर्किट बना दो भाई, ऐसे प्रतिरोधों से कर लिया करो, अच्छा लगेगा, ऐसे प्रतिरोध बना लिया करो यार, R1 R2 R3, I1 I2 I3, और सर कुल धारा I। तो आपको ये तो पता है कि I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे जितनी धारा आएगी उतनी तो बट के जाएगी ना, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो I को लिखेंगे सर डेल्टा T बाई R तुल्य, हाँ, इसको लिखेंगे डेल्टा T बाई R1, डेल्टा T बाई R2, डेल्टा T बाई R3। तो 1 अपॉन R तुल्य हो गया सर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश 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 डैश। मैंने कहा देखा देखा नहीं लग रहा, अब लग रहा है सर। अगर 2 ही होती तो डायरेक्ट याद रखें R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और आपको लग रहा होगा ये तो सर 10th 9th में बहुत पढ़ा है हमने ऐसा। तो मैंने कहा क्वेश्चन यहां से नहीं आता, क्वेश्चन कहां से आता है, तुल्य चालकता पूछता है, तुल्य प्रतिरोध पूछता ही नहीं है। ये तो डायरेक्ट भी बता देता तब भी हो जाता। तुल्य चालकता की कहानी क्या होगी, मैंने कहा इसको कॉपी करो यार, फिर करते हैं तुल्य चालकता की बात। यहां से मिटा रहा हूं मैं, सिंपल प्रतिरोधों की जैसे याद रखना है, चिंता नहीं करनी तुम्हें। तुल्य चालकता का खेला खेला जाएगा भैया, और क्वेश्चन तो वहीं से आता है तुल्य चालकता से। कहां से? तुल्य चालकता से सर। अब तुल्य चालकता क्या, मैंने कहा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में अलग अलग निकलती है। आपको 2 छड़े दे दे, सुनना, सुने 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 सुने, चिंता ना करें। आपको 2 छड़े दे दे श्रेणी क्रम में, छड़ नंबर 1, ठीक है, कलर थोड़ा बदलेंगे, और मैंने कहा छड़ नंबर 2। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सर
तुल्य चालकता, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 11 स्टार। तुल्य चालकता क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने कहा ये L1 है, हाँ, K1 A1, L2 K2 A2, श्रेणी क्रम नजर आ रहा है? हाँ सर, TH TL। और तुल्य चालकता किस में है बेटा? श्रेणी क्रम में सर। समांतर की बात होगी। तुल्य चालकता का क्या मतलब? दो अलग अलग छड़ें हैं ये, हाँ। अब मैं इन दोनों छड़ों का को एक ही पदार्थ, ये अलग पदार्थ की अलग पदार्थ की, मैं एक ही पदार्थ की बनाना चाहता हूं, पर इनका प्रतिरोध नहीं बदले, तो वो पदार्थ मैं ढूंढ के लाऊं, हाँ, ताकि इनका क्या नहीं बदले? प्रतिरोध नहीं बदले। इनकी के का वो क्या मान होगा तुल्य, जिससे मैं दोनों छड़ों को एक ही पदार्थ की छड़ से रिप्लेस कर दूं। अरे क्या बात है सर, मैंने कहा यही बात है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि आप एक छड़ बना दी पूरी, हाँ, मैंने कहा ये L1 K A1, हाँ, ये L2 K A2 है ना, एक ही छड़ बना दी, क्षेत्रफल लंबाई वही रखूं, प्रतिरोध नहीं बदले, पर K का मान समान हो जाए एक ही पदार्थ का, हाँ, तो प्रतिरोध बराबर कर दो, K का मान आ जाएगा। सर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, मैंने कहा R1 प्लस R2, पहले वाला और बाद वाला R1 प्लस R2 कर दे, खत्म। बच्चा बड़ा परेशान है इससे, रटता रहता, रटना नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं रटना। देख, L1 अपॉन K1 A1, L2 अपॉन K2 A2, L1 अपॉन K A1, L2 अपॉन K A2, ये K तुल्य आ गया तेरा। देख, K तुल्य, एक लाइन, वन लाइन सॉल्यूशन है भाई। L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2, L1 अपॉन K1 A1, L2 अपॉन K2 A2। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया? आया समझ? आया क्या? बस चलने दे। सोचो समांतर क्रम होता तो क्या होता? समांतर क्रम, डरते थोड़ी है, समांतर दे दो, श्रेणी दे दो, के तुल्य, और मान के चलना, क्वेश्चन यहीं से आता है। और बच्चा बड़ा घबराया होता है, पता नहीं क्या दिया है सर। अरे मैंने कहा कुछ नहीं दिया यार, ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, L1 K1 A1, L2 K2 A2, हाँ, कर दो एक मटेरियल से रिप्लेस। L1 K A1, L2 K A2। अब समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है? समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है 1/R1 प्लस 1/R2, पहले वाला और बाद वाला। भाई प्रतिरोध नहीं बदलना चाहिए ना। अरे तो क्या होगा सर? K1 A1 बाई L1 उल्टा हो जाएगा ना, K2 A2 बाई L2, और ये क्या, K अपॉन K A1 L1, K A2 बाई L2। तो तेरा K आ गया, देख, K1 A1, K2 A2 अपॉन, बोल, इसका डिवाइड कर दो सर, A1 अपॉन L1, A2 बाई L2। आया क्या? कंप्लीट? डर लगा कुछ? आसान एकदम। क्या कहानी क्लियर है? फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है तुल्य चालकता के लिए। प्रतिरोध बराबर करने, के का मान, अंतिम वाले के का मान समान करें, कोई नहीं रटना कोई सा भी फॉर्मूला। क्या कहानी क्लियर है? मान के चलना यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ये कंप्लीट होता है अपना क्या, चालन विधि कंप्लीट। अब बचा है क्या, विकिरण, जो अगले लेक्चर में सीखेंगे।